तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो होने वाली है उन बच्चों के लिए जो किसी भी वजह से अब तक पढ़ नहीं पाए हैं मैथ को। तो उनके लिए आज मैं लेके आया हूँ चैप्टर 1 में हम करेंगे बेसिक से स्टार्ट, और बेसिक से स्टार्ट करते हुए फिर हम इनके क्वेश्चनों पे जाएंगे। इनके सिर्फ हम आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो आपको पहले बेसिक पे ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए बेसिक की तरफ चलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमें नेचर में पाई जाती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। जीरो और प्राकृतिक संख्याएं मिलकर क्या बनाती हैं? पूर्ण संख्याएं बनाती हैं। ठीक है, पूर्णांक वह होते हैं जिसमें प्लस के सारे नंबर, जीरो और माइनस के सारे नंबर सब सम्मिलित होते हैं, वह हमारी कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो दो से भाग होने के बाद कोई भी शेषफल नहीं छोड़ती, वह सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो दो से डिवाइड होने के बाद हम जो शेषफल छोड़ती हैं, वह हमेशा क्या कहलाती हैं? हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, विषम संख्याएं हमारी 1 3 5 7 9। एक जो नंबर है हमारा एक, ये हम ना भाज्य संख्या मानते हैं ना अभाज्य संख्या मानते हैं। अब बात करते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो केवल या तो 1 से भाग होती हैं या केवल अपने आप से भाग होती हैं। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो एक से और अपने आप से तो भाज्य होती ही होती हैं, साथ में किसी और नंबर से भी भाग हो जाती हैं, ये हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यदि दो प्राकृतिक संख्याओं का HCF 1 हो, यानी दो प्राकृतिक संख्याएं उनके गुणनखंड एक के अलावा और कोई ना हो, तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जब दो संख्याओं का HCF 1 होता है तो हम इन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इनके एग्जाम्पल है 5 और 9। 5 और 9 का अगर आप HCF निकाल के देखोगे, अगर गुणनखंड करते हैं, आइए गुणनखंड करते हैं, तो 3 की टेबल में 5 नहीं आया तो 5 ऐसे ही, 3 आया 3 टाइम, फिर 3 की टेबल में 5 नहीं आया, 3 आया 1 टाइम, और ये 5 से। केवल एक ही ऐसी संख्या होगी जो दोनों को भाग करेगी, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? ये संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब यहां हम सीखते हैं संख्याओं का गुणनखंड वृक्ष बनाना। अब गुणनखंड वृक्ष बनाने के लिए, जैसे आपको जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो देख लीजिए। अगर हम 36 के फैक्टर निकालने जाए, तो फैक्टर निकालना जिसको आता है उसके लिए ठीक है, जिसको नहीं आता वो एक बार देख लीजिए। अगर किसी संख्या के पीछे, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है, तो इसको रूल को देख लेते हैं और फिर हम सभी नंबरों के कोई भी नंबर हमारे पास आ जाए हम उसका गुणनखंड निकाल पाएंगे। तो रूल क्या है? अगर किसी के पीछे 0 2 4 6 8 यूनिट डिजिट है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर किसी संख्या के पीछे 1 3 5 7 9 आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा? उस संख्या का योग करके देखना होगा। जैसे कि हम ले लेते हैं 27, तो इसके पीछे आ रहा है 7, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इन संख्याओं का योग कीजिए, कितना आया? 9। अब ये 9 3 के टेबल में आता है, तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही आप किसी भी नंबर का करके देख लीजिएगा। संख्या है जिसके पीछे 0 और 5 आता है, वह 5 से डिवाइड होंगी। ठीक है, तो इस तरह हम फैक्टर बना पाएंगे। इस तरह गुणनखंड बनाने के बाद उसको हम वृक्ष में रखते हैं। 36 के दो गुणनखंड हैं 2 और 18, 18 के दो गुणनखंड हैं 9 और 2 और 9, 9 के गुणनखंड है 3 और 3। इस तरह वृक्ष। अब ये पेपर में किस तरह आता है? पेपर में इस तरह आता है, कोई भी एक नंबर गायब करके यहाँ x रख देते हैं, कहीं भी कोई एक नंबर गायब हो जाएगा। तो उसको आपको कैसे निकालेंगे? 17 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 85 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 85। 85 को 3 टाइम 85 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 225। ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये y की वैल्यू हो जाएगी। ये इस तरह क्वेश्चन में हमारे पास आते हैं। 510 के दो गुणनखंड 2 और 55, 255 के दो गुणनखंड 3 और 85, 85 के दो गुणनखंड 5 और 17, और इस तरह बना के ट्री। क्वेश्चन आपको पता ही है कैसे आना है। कोई भी एक नंबर गायब हो जाएगा, उसको x की वैल्यू या y वैल्यू रख देंगे, या a या b रख देंगे, वो आपको करना होगा। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 13 गुना 13 प्लस 22 एक भाज्य संख्या क्यों है? अब भाज्य संख्याएं आपको याद होगा, अभी हम पढ़ के आए हैं। भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो अपने आप से तो भाग होती ही होती हैं, एक से भी भाग होती हैं, अन्य किसी नंबर से भी भाग होती हैं, तो वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें नंबर दिया है 7 11 13 और 22। ठीक है, यहां हम क्या देखेंगे? दो नंबर कोई कॉमन होने चाहिए। दो नंबर एक जैसे हो उन्हें बाहर ले लीजिए। यहाँ पे क्या है? 11 और 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो ये 11 हमने कॉमन ले लिया, ये बाकी नंबर अंदर। 7 11 को आप बाहर ले जा चुके हो, तो अब यहाँ 1 आएगा सिर्फ। 11 को हम बाहर ले जा चुके हैं, अंदर हुई जगह खाली, तो यहाँ आ गया 13। 11 के टेबल में 22 आता है 2 टाइम, तो इसको हम लिखेंगे 2। चलिए 7 की गुना 13 से करेंगे तो आएगा 91, 91 प्लस 2, ये हो जाएगा हमारे पास 11 गुना 93।
लेकिन अभी हमने क्या सीखा था, अपने आप से, एक से और अन्य भी इसका अगर कोई गुणनफल होता है तो वह भाज्य संख्याएं कहलाती है। इसलिए हम कह सकते हैं यह एक भाज्य संख्याएं है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दी गई संख्या के दो गुणनखंड 11 और 93 है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अगर केवल इसकी एक ही आता तो हम इसको अभाज्य कह देते, लेकिन ये क्या है, भाज्य। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें दिया है संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए इनको ज्ञात करते हैं। 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। दोनों में जो कॉमन है वो एचसीएफ के लिए चला जाएगा। ये दो इधर भी है, ये दो इधर भी है, तो ये चला गया एचसीएफ के लिए, और कुछ कॉमन नहीं है तो नहीं जाएगा। 2 की पावर 2, ये 3 गुना 5, 5 दिया 15, 15 चौके 60, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। क्वेश्चनों में हम आगे देखते हैं, दशमलव प्रसार को समझते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो, ठीक है। अपरिमेय संख्या वो होती है जो P अपॉन Q के फॉर्म में ना हो। कोई भी अगर शांत संख्या होगी तो उसमें जो हमारा Q होगा वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में हमेशा लिखा होगा। तो जब भी मतलब कहने का मतलब है, अगर मुझे 23 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 लिखा हुआ है, अगर ये है तो यह संख्या हमारी शांत होगी, ठीक है। शांत संख्याओं का रूप हमें कैसा मिलेगा, शांत संख्याएं जो होंगी, शांत संख्याओं को पहचानना सीखिए। उनके बटे में अगर 2 और 5 की पावर कुछ दी है तो यह संख्या शांत होगी। अगर 2 उसके अलावा कोई भी संख्या दी है तो यह संख्या हमारी अशांत आवर्ती होगी। और यदि कोई संख्या इस रूप में लिखी है तो इसको हम अशांत अनावर्ती कहेंगे। अब हमें दिया है 96 और 404 का एचसीएफ दिया है। एचसीएफ कितना दिया है, 4 दिया है, और हमसे एलसीएम ये ज्ञात कराना चाहता। अगर हमें किसी संख्या का एचसीएफ दिया है और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला है तो इस सूत्र से हम इसे निकाल सकते हैं, जो कि होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों अंकों के गुणनफल के। एलसीएम बराबर हो जाएगा ए गुना बी बराबर बटे में एचसीएफ। एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 96 गुना 404 भाग में 4, 4 से इसको भाग दिया, ये गया 101 बार। 96 की 101 से गुना करते हैं तो आता है 96 96। इस तरह हमने एलसीएम ज्ञात कर लिया। इस सूत्र को ध्यान रखिएगा, इससे निकालते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने शांत अशांत ऊपर पढ़े थे, उसी पे ये क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, 43 बटे में 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 3, और पूछा है ये दशमलव प्रसार कितने दशमलव के बाद शांत होगा। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, जिसकी भी घात अधिकतम होगी उतने अंकों के बाद। अब यहाँ देखते हैं कितना अधिकतम है, 5 की घात 3 अधिकतम है, तो 3 अंकों के बाद ये शांत हो जाएगी। बाकी ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और इनकी तैयारी कीजिए। क्लास 10th मैथ के इन क्वेश्चनों को करने के बाद आप अधिकतम सवालों को कर पाएंगे। यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा भी लाभ पहुंचा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ छूट गया है तो उसके लिए आप चैनल पे अन्य वीडियो पे जाके देख सकते हैं। चैप्टर 1 की बहुत सारी वीडियो बना दी गई हैं, आप चैनल पे और वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। अब पेपर तक हम डेली एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट बना के आपके लिए डालेंगे। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।